नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अंतिम समय का निर्णय। फ्लाइट की घोषणा हुई तो वह हड़बड़ाकर उठी और उसने यंत्रवत गेट की ओर रुख किया। हल्की सी कपकपी छूट रही थी। अकेले सफर करने का यह उसका पहला अनुभव था। कई पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुंच तो गई थी, पर संदिग्धता अभी भी बनी हुई थी। माइक पर कोई भी घोषणा होती तो दिल सीने से निकलकर मुंह में आ जाता। अब तो एक बार बस फ्लाइट में चढ़ जाए तो राहत मिले। वातानुकूलित लॉबी में भी कनपट्टी पर पसीने की बूंदें धार बनकर बहने लगी। जितना अपने को सहज रखने की कोशिश करती, बेचैनी उतने ही अनुपात में बढ़ती जाती। उसकी पूरी जमा पूंजी आज उसके छोटे से बैग में बंद थी, जिसे कसकर सीने से लगाए बोझिल थके कदमों में जान डालती वह हवाई जहाज से लगी सीढ़ियां चढ़ने लगी। एयर इंडिया की इस उड़ान में आपका स्वागत है मैडम। भूत की तरह खड़ी एयर होस्टेस को देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लंबे संघर्ष से फलीभूत इस उपलब्धि की चमक चेहरे पर अब असर दिखाने लगी। मन और शरीर हल्का महसूस हुआ। इकोनॉमिक क्लास पीछे थी फर्स्ट क्लास के। उत्साह के प्रत्युत्तर में हल्के से उसने भी सिर झुका दिया। इतने में अचानक पीछे से किसी बच्चे ने उसे धक्का दिया और उसका बदन लहराकर एक ओर को झुक गया। इससे पहले कि वह संभलती, उसकी लंबी चोटी बल खाती नागिन की तरह कंधे पर आगे हो आई और उसमें लगे गजरे के धागे की गिरफ्त से निकलकर एक चमेली का फूल फर्स्ट क्लास के साफ सुथरे रंगीन कालीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे आसमान से टपक पड़ा हो। उसकी सांस ही रुक गई, जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उससे। पीछे लंबी कतार थी यात्रियों की और उसके रुक जाने से सब रुक गए थे। राकेश अगर यहाँ होता आज तो उसकी तो खैर न थी। समय और स्थान की भी परवाह न करता हुआ सबके सामने उसे झाड़ देता। कितनी बार कहा है कि गंवारों की तरह ये गजरे न लगाया करो। कोई दिखा तुम्हें यहाँ फूलों को सर पर सजाए हुए? यह जंगलीपन वही छोड़ आती अपने देश में तो अच्छा होता। कहने वाला वहां कोई नहीं था, पर उसके कानों के पर्दों को वे शब्द भेदते चले गए नुकीले तीर की तरह। अनायास उसकी हथेलियां कानों की ओर बढ़ चली और उन्हें बंद कर दिया। पर अगले ही क्षण वह संभल गई, झुककर फूल को उठाया और मुट्ठी में कसकर उसे दबोच सधे कदमों से अपनी सीट पर आगे ऐसे बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही न था। फ्लाइट काफी बड़ी थी। कोनों में दो दो सीटों की लंबी कतारें थी और बीच की कतार थी तीन तीन सीट वाली। उसे बीच वाली कतार में बीच की सीट मिली थी। वेलकम मैडम, आइए। क्या मैं आपका बैग ऊपर खाने में रख दूं? एयर होस्टेस ने उसका बैग हाथ से ले लिया और उसे जैसे ही ऊपर के खाने में रखने लगी, वह असहज हो कह उठी, क्या मैं इसे अपने साथ? नहीं मैडम, वहाँ बैग बिल्कुल सेफ है। डोंट वरी, आप जब कहें मैं आकर आपको आपका बैग दे दूंगी। वह शायद उसके भाव पहचान गई थी, इसीलिए उसे आश्वस्त कर चली गई। विकल्पहीनता की स्थिति में वह चुप रही, पर नजरें नजरें बैग पर ही टिकी रही। लगा जैसे उसके जिगर का टुकड़ा छीनकर उसे दूर कर दिया गया हो। उसने अपनी सीट पीछे की आराम से पसर गई और सहज होने की कोशिश करने लगी। चारों ओर नजर दौड़ाकर विमान का ब्यौरा लिया। विशाल हवाई जहाज ऊपरी कोनों से ठंडा धुआं उगल रहा था। उस धुएं से निकलती हुई भीनी भीनी इत्र की महक एक अजीब सा सुकून दे रही थी। तन मन दोनों बहे जा रहे थे। बेहद खुशनुमा माहौल, यात्रियों में अजीब सी उत्सुकता। कुछ बेवजह घूम रहे थे, कुछ अपना सामान ऊपरी खानों में सजा रहे थे, तो कुछ ऊपर लगी लाल बत्तियों के स्विच जला रहे थे। जैसे ही स्विच जलता, टिंग टिंग की आवाज गूंज जाती और तत्क्षण प्रत्यक्ष हो जाती एयर होस्टेस उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। अब अगला प्रश्न था कि कौन आएगा दाएं बाएं। कोने की सीट मिलती थी तो अच्छा होता, पर अब दो जनों के बीच वह सोच कर ही दिल बैठा जा रहा था, और वो भी इतने घंटे मुश्किल था। पर अगले ही पल सामने से एक परिवार आता नजर आया। पति पत्नी और उछलता हुआ एक 10-11 साल का बच्चा। उसे देखते ही वह सजग होकर खड़ा हो गया।
शायद यह वही शरारती बच्चा था जिसने आते समय उसे धक्का मारा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शोभा ने शरारती नजरों से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा तो वह झेप कर अपनी माँ के पीछे हो गया। उनकी कुछ और भी सीटें आई थी पीछे। बड़ा परिवार था शायद, जो एक साथ सफर कर रहा था। पर यहाँ दाएं बाएं पति पत्नी की सीट थी। बच्चे की विंडो पर उन्होंने आते ही बड़ी कातर दृष्टि से शोभा की ओर देखा। असमंजस में थे वे भी। क्या कहें, कैसे कहें। इससे पहले वे उससे कुछ कहते, उसने खुद उनकी परेशानी दूर कर दी और कहा, अगर आप कहें तो विंडो सीट पर मैं बैठ जाऊं, ताकि आप सब एक जगह हो। ओह, सो नाइस ऑफ यू मैडम। हम तो आपसे यही चाहते हैं। सो काइंड ऑफ यू। वे कृत कृत्य हो गए। शोभा भी यही चाहती थी कि उसे कुछ एकांत मिल जाए। और अब तो बैग भी सीधा उसके सिर के ऊपर था, उसके नजदीक। बीच की सीट देखकर ही वह कुछ हताश सी हो गई थी। अंतिम समय का निर्णय था, इसीलिए जो मिली बिना आनाकानी किए खरीद ली गई थी। तब विकल्प की गुंजाइश न थी, पर अब बहुत बड़ी समस्या टल गई थी। ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और उसने चैन की सांस ली। बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को का सफर, सोचा अब 18 घंटे आराम से बीत जाएंगे। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा फट रहा था पर सूरज अभी न निकला था। 18 घंटे बिताने हैं उसे इस फ्लाइट में, पूरे 18 घंटे। पर अब यही आखिरी सफर था उसके लिए। इसके बाद जीवन में वह कभी भी वहां नहीं जा पाएगी, जाना चाहेगी भी नहीं। एक बार और सही, अंतिम बार। तपते मन को ठंडक पहुंची। लगा जैसे बरसों से रिश्ते घावों पर ठंडे कपूर का लेप लग गया हो। अब ये घाव और न सताएंगे। हाँ, उसने ऊपर देखा, बैग की ओर, पर सामान रखने के खाने बंद हो चुके थे। शायद उड़ान भरने का समय हो गया था। उसने सिर खिड़की से टिका दिया और आंखें मूंद ली। कई दिन या महीनों से नींद भी न आई थी। अब वह जी भर के सो सकती है, पूरे 18 घंटे। मैडम, सॉरी, कृपया पेटी बांध लें, हम उड़ान भरने को हैं। मैं आपकी मदद करूं? एयर होस्टेस ने आगे झुककर उसकी मदद करने की कोशिश की। नो थैंक्स, मैं कर लूंगी। बेल्ट बांध उसने कुर्सी सीधी की और फिर से खिड़की की ओर मुंह फेर लिया। विमान ने गति पकड़ी, कुछ दूर धरती पर दौड़ा और फिर क्षणों में जमीन छोड़ वायु वेग से आकाश को चीर चला। हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी आसमान में। गुलाबी लालिमा, पूरी धरती आड़ी टेढ़ी, इतनी टेढ़ी कि उसे चक्कर आने लगे। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। याद आया, इसी तरह पहली बार जब विमान में आंख बंद कर उसने राकेश का हाथ कसकर पकड़ा था, तो उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया था। वह समझ न पाई थी क्यों। मन धक से रह गया था, पर डर के कारण वैसी ही बैठी रही थी, भूत बनी। न जाने कितने पल, और अंत में राकेश की आवाज सुनकर ही आंख खोली थी उसने। चोर नजरों से लोगों की ओर भी देखा था। अरे, पहली बार बैठी हो क्या फ्लाइट में? आंखें तो खोल लो, इतना भी क्या डरना। सब तुम्हारी ओर ही देख रहे हैं। पर वहां तो कोई उसकी ओर ध्यान न दे रहा था। उसे आश्चर्य हुआ था कि राकेश ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अपनी मूर्खता पर शर्म से लाल हो गए थे उसके कान। और फिर परिणति हुई थी इस अशिष्टा की आंसुओं में। पर राकेश ने उस पर ध्यान ही न दिया था। आज भी उसने झट से आंख खोल ली। आज भी लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे थे। आज फिर आंख अनायास बहने लगी। पर आज के आंसू न डर के थे न शर्म के। अब डर उसे डराता न था और शर्म उसे आती न थी। अगर डराता था कोई उसे, तो वह था उसका अपना वजूद, उसका अपना अंतर्मन, जिसे मिटाने की उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही थी। उसका दोष बस इतना था कि मान न सकी थी वह अपने मन को। कितना चाहा था उसने, ईमानदारी से कोशिश भी की थी, पर अफसोस, मिटा न पाई अपने को। और इस गलती की भारी सजा मिली थी उसे, भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मैडम, सॉरी। आपके लिए मैं कोई जूस और सैंडविच ले आऊं, आपकी पसंद? उसकी तंद्रा टूटी। प्लेन अब सीधा होकर बादलों में तैर रहा था। खान पान शुरू हो चुका था। सबने सीट बेल्ट खोल ली थी और चहल पहल भी शुरू हो चुकी थी।
बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। वह अपनी सोच में इस तरह गुम थी कि उसने ध्यान ही न दिया था। जी, जी हाँ, क्या जूस मिलेगा? उसने हड़बड़ाकर पूछा। जानती थी जो भी दिया जाएगा चुपचाप पीना होगा, पर मुंह से निकल गया था, जो आप कहें। ऑरेंज, मैंगो या पाइनएप्पल? ओह हाँ, ऑरेंज ठीक रहेगा। बचपन में बाबा सप्ताह में एक बार उसे ऑरेंज जूस दिलवाया करते थे, रामलाल जूस वाले की दुकान पर ले जाकर। और वह हमेशा बर्फ के टुकड़ों की जीत करती थी, और उसकी जीत के सामने बाबा हमेशा घुटने टेक देते थे। घर आने से पहले ही गला खराब हो जाता, और फिर होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां बोनस में खाने को दी जाती थी। बाबा गांव में जमींदार थे, कई एकड़ जमीन थी, घर में कई नौकर चाकर थे। माँ बचपन में ही परलोक सिधार गई थी। बाबा और भाई ने पाला था उसे। दक्षिण भारत के छोटे से कस्बे रेडी पालेमू की पैदाइश थी वो। उस समय गांव में एक सरकारी स्कूल था और एक सरकारी दवाखाना। इससे बढ़कर और कोई सुविधा नहीं थी वहाँ। कॉलेज की पढ़ाई के लिए नजदीक के शहर जाना पड़ता था। बाबा के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। और भाई 10वीं फेल के बाद बाबा के साथ खेती में लग गया था। उसने इंटर में फर्स्ट क्लास ली थी। घर की लाडो थी वह, और बाबा ने दादाजी से लड़कर कॉलेज भेजा था उसे। गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर शहर में। मैडम सैंडविच लेंगी जूस के साथ? एयर होस्टेस तीमारदारी के लिए फिर हाजिर हो गई थी। ओके, उसने हल्के से सिर हिलाकर मुख समर्थन दे दिया। एग या प्लेन? प्लेन। सैंडविच लाने वह लंबे डग भरती वहां से चली गई। सैंडविच, सैंडविच का ध्यान आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कितनी बार कहा है कि मुझे इडली डोसा नाश्ते में न दिया करो। कुछ और बनाना नहीं सीखा तुमने? सैंडविच, पास्ता, जानती हो क्या होता है? यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके भी अपना लो। जितना जल्दी हो सके उतना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। राकेश केवल आदेश देता था, उससे बात करना पसंद न करता था। कैलिफोर्निया के सैन होसे में रहते उन्हें अभी 2 साल ही हुए थे। इन 2 सालों में सुबह उठकर राकेश की हर फरमाइश को पूरा करना ही उसका जीने का एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया था। सैंडविच बनाना कोई बड़ी बात न थी, सीख लिया था उसने। एक सैंडविच बनाना ही क्यों, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती रही थी, और मुश्किल से सीखा भी था। पर प्रशंसा के शब्द तो दूर, प्यार भरी एक नजर भी नसीब न हुई थी। वह तरस जाती थी उससे बात करने को। न जाने क्या विकर्षण था उसमें। पानी में तेल की बूंद की तरह वे दिल कभी भी मिल न पाए। फासला बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे दिनचर्या में राकेश की मांगे कम होती चली गई, क्योंकि बिना मांगे ही वह सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार तैयार रखने लगी थी। बात नाम मात्र की होती थी दोनों में। उसका केवल नाश्ता घर पर होता था, बाकी लंच और डिनर बाहर। पूरा दिन वह अकेले घर में भूत की तरह घूमती रहती। देर रात को वह थका हारा आता और सो जाता। अपने को कुंद कर उसकी पसंद में जीने की आदत डालकर भी कोई सार्थक परिणाम न निकला था। आपकी पाजेब बहुत सुंदर है, बगल की सीट पर बैठी महिला ने सराहनीय दृष्टि से मुस्कुराकर कहा। पांव पर पांव चढ़ाकर बैठने के कारण उसकी साड़ी कुछ ऊपर खिसक गई थी और पायल दिखने लगी थी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, यानी मेरा मतलब है आपकी पारंपरिक वेशभूषा को देखकर, विशेषकर आपकी पाजेब और आपका पहना चमेली का गजरा तो सच। वह तो आज इस विमान में सभी विदेशी परफ्यूम पर भारी पड़ रहा है। कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, पर इस तरह बिना परिचय बातचीत करना और शोभा को चुप देखे हुए कुछ सकपका सी गई। सोचा शायद उसे अच्छा न लगा हो, तो परिचय देना आवश्यक समझा। सॉरी, मैं मिसेस मल्लिका शर्मा, कर्नाटक से। बच्ची कैलिफोर्निया में है, नाती हुआ है, अभी 3 महीने का है, इसीलिए जा रही हूँ 6 महीनों के लिए। बच्ची सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ, बड़ी कंपनी में 4 सालों से।
6 महीने पतिदेव जाते हैं, 6 महीने मैं। बस बच्चा कुछ बड़ा हो जाए और वो उसे केयर सेंटर में डाल ले तो हमारी ड्यूटी छूटे। बस यूं ही चक्कर लगाते रहते हैं हमारे। शोभा अब भी चुपचाप उन्हें देख रही थी। गोरा रंग, 50 की होगी शायद, सौम्य और सभ्य छवि। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। उसको यूं घूरते देख हुए कुछ असहज सी हो गई। शायद आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए मल्लिका जी। मैं सोच रही थी कि क्या कहूँ। दरअसल आज तक किसी ने मेरी वेशभूषा की तारीफ ना की थी ना। याद नहीं कभी की हो। इसीलिए वैसे थैंक्स। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। ओह हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सराहेगा अब अपनी संस्कृति को। अरे विदेशी हमारी वेशभूषा चाल चलन अपना रहे हैं और हमारे बच्चे इन सब से दूर भाग रहे हैं। सही कहा आपने। अब तो इसे गंवारूपन भी माना जा रहा है। मल्लिका जी ने आंखों पर काली पट्टी चढ़ा ली और पीछे की ओर पसर गई। गंवारूपन? धक्का लगा उसे। हाँ, गंवार ही तो थी वह। थी या नहीं यह तो नहीं मालूम, पर राकेश तो उसे गंवार ही मानता था। उसकी हर बात से चिढ़ रहा था वह। चिढ़ थी उसके पहनावे से, उसके इंग्लिश न बोल पाने से, उसके लंबे बालों से, उसके गजरे से और न जाने किस किस से। इतने सालों में वह उसे अपने साथ कभी बाहर न लेकर गया था। सोम से शुक्रवार तक तो बस काम ही काम रहता और शनि रवि को अपने यार दोस्तों के साथ गायब हो जाता और वह हर शाम सामने के कम्युनिटी पार्क में बैठी पेड़ों के पत्ते गिनती रहती थी। अब तक इस देश में अगर कुछ देखा था उसने तो वह था एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता और इंडियन स्टोर। घरेलू खरीदारी के लिए सैन फ्रांसिस्को की लंबी लंबी इमारतें रोमांचित कर गई थी उसे। जिस दिन जब वे घर आ रहे थे, पर उस दिन के बाद कभी कहीं न जा पाई थी। मन तो बहुत करता था बाहर घूमने का उसका, पर न वह हिम्मत ही कर पाई थी कहने की, न उसने कभी रुचि दिखाई, न समय निकाला। बहाना था समय का, वह उसे बाहर ले जाना ही नहीं चाहता था। गला सूखने लगा उसका। लगा आंख में जैसे कुछ गिर गया है। शायद रेत जो चुभ रही थी। हाँ, रेत ही तो थी। पतली रेत जो उसके पूरे जीवन पर गिर चुकी थी और तिल तिल जला रही थी उसकी तपन। उसने हड़बड़ाकर ऊपर लगा लाल बटन दबा दिया। तत्क्षण पानी लेकर एयर होस्टेस अवतरित हुई। उसने झट से एक गिलास उठा लिया और एक ही घूंट में ऐसे खाली कर दिया जैसे बरसों की प्यासी हो। बगल में देखा मल्लिका जी सो रही थी। आज फिर वह दिन कैसे भूल सकती थी वह उस दिन जब शादी के 2 साल बाद पहली बार घर में पार्टी रखी थी उसने। कुछ यार दोस्तों के लिए, कुछ अमेरिकन भी आए हुए थे। राकेश को उसके हाथ का खाना पसंद न था, इसीलिए सब कुछ इंडियन रेस्तरा से ऑर्डर किया गया था। सुबह जाते समय सिर्फ इतना ही कहकर गया था कि शाम को पार्टी है। न कोई आदेश न कोई हिदायत। वह तो चला गया, पर पूरा दिन उसका इसी कसमकस में गुजरा था कि कैसे वह सबके सामने पेश आएगी। बुरी तरह से डर लग रहा था। अब तक किसी से मिली न थी वह। अनजान लोग, अनजान भाषा और अपरिचित पति। क्या गत होगी उसकी शाम को, सोच सोच कर पसीने छूट रहे थे। आईने के सामने खड़ी होकर टूटी फूटी इंग्लिश जो कुछ सीखी थी उन पुस्तकों से, जिनको यहाँ आते समय चुपके से खरीद लाई थी, अभ्यास भी करती रही थी। रंग सांवला था उसका, गहरा सांवला जो काले की श्रेणी में आ सकता था। लंबी कदकाठी, सुराही जैसी गर्दन पर चौड़ा उठा वक्ष, कमान जैसी पतली कमर और सुडौल नितंब। रति का प्रतिरूप लगती थी, रवि वर्मा की कलाकृति। पर जिस सराहना की चाहत थी उसकी तो नजर भी न पड़ी थी उस पर। उसके सौंदर्य की सार्थकता जंगल में तिरछी चांदनी जितनी ही थी। शैम्पू से रगड़ रगड़ बाल धोए थे उस दिन उसने और फिर लंबी चोटी गूंथी थी। पिछले साल इंडियन स्टोर से चमेली का पौधा खरीद कर लाई थी। हिफाजत से पाल पोस कर बड़ा किया था उसे। उस साल मौसम में ऐसे फूल खिले थे कि पूरी डाल फूलों से लद गई थी। फूलों का गजरा लंबा बनाया और चोटी के साथ गूंथ लिया था बड़े चाव से। माथे पर लाल बिंदी लगाई, उसके नीचे चंदन की छोटा टीका, नाक के त्रिकोणी लौंग जिसके ऊपरी कोनों में छोटा सा लाल मानिक था। नीचे 2 पन्ने और
उसके नीचे 3 असली ऑस्ट्रेलियन कटी हीरे। दरअसल गांव में परंपरा थी हर त्योहार पर गहने खरीदने की। सोने हीरो से लदी होती थी उसकी अलमारी। वहां तो इन गहनों की नुमाइश के कई अवसर भी मिलते थे, पर अब यहाँ वे दराज में पड़े पड़े सड़ रहे थे। उस दिन मुश्किल से अवसर मिला था तो पहन लिए थे। गले में असली मोती की माला, सोने का बाजूबंद और पाँव में रुनक झुनक चांदी की भारी पाजेब। बदन पर कांजीवरम की असली सिल्क साड़ी। आश्रित के लिए आईने में कई बार निहारा था अपने आप को। शाम को राकेश दोस्तों के साथ घर आया था। घर के गार्डन में पार्टी अरेंज की गई थी। उसके इस रूप को देखकर उसके हाव भाव बदल गए थे। कह तो कुछ न पाया, पर पूरा समय उससे करता ही रहा। बड़े ही औपचारिक ढंग से रूखा रूखा सा दोस्तों से परिचय करवाया। किसी न किसी काम के बहाने उसे घर के अंदर भेजता रहा था, कभी पानी लाने को, कभी शराब। वह हतप्रभ सी अनजान होकर भी सब समझ रही थी। चुपचाप अंदर ही बैठी रही थी, व्यस्त रखा अपने को रसोई में, खाने की थालियां सजाने में। न किसी की ओर देखा, न बाहर आने की हिम्मत जुटा पाई थी, और न ही बात की थी किसी से। उस दिन एक बार फिर अपने पर बहुत शर्म आई थी उसे। और राकेश, उसने व्यक्त रूप से तो कुछ न कहा था, पर वह स्पष्ट समझ गई थी जो वह कहना चाहता था। और उसके बाद फिर कभी उसने उन गहनों को हाथ न लगाया था। मैडम, चॉकलेट लेंगी? ट्रे में कई विदेशी चॉकलेट लेकर एयर होस्टेस प्रस्तुत हुई। उसी ट्रे में कड़क खट्टी नींबू गोली और संतरे की गोलियां भी पड़ी थी। उसने कुछ खट्टी संतरे की गोलियां मुट्ठी में जकड़ ली, एक का रैपर खोल मुंह में रखा और चूसने लगी। ना ना, यूं नहीं। कटक कटक चबाने में जो मजा है ना इन गोलियों का, वह चूसने में नहीं। मिसेस मलिका ने पट्टी निकाल कर मुस्कुराते कहा, है ना? उसके होठों पर गहरी मुस्कान नाच गई। बिल्कुल। आप सोई नहीं? उहुं, नहीं, नींद कहाँ आती है, बस कोशिश जारी है। उन्होंने पट्टी फिर चढ़ा ली। फ्लाइट में गुनगुना अंधेरा था। बैठे बैठे सब ऊँघ रहे थे। तुम हमेशा कटर कटर सारी गोलियां एक साथ क्यों चबाने लगती हो? चूस के नहीं खा सकती? झल्ली कहीं की। सुधाकर और रम्या खींच जाते थे उसकी इस आदत से, और उन्हें इस तरह चिढ़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। रम्या के पिता दुकानदार थे और सुधाकर सूर्यकांत रेड्डी जी की इकलौती औलाद। बहुत ही होनहार, पढ़ाई में अव्वल। वे भी जमींदार थे और गांव में उनका इकलौता मकान था जो 2 मंजिला था। गांव में सबसे पहले एसी उनके घर में ही लगा था, और उसकी देखा देखी शोभा ने बाबा से बहुत जिद की थी अपने घर में भी एसी लगवाने की, और बाबा ने उसकी बात पर तत्क्षण उसके कमरे में एसी लगवा दिया था। केवल उसके कमरे में एसी लगा था, पूरे घर में। रम्या, सुधाकर और वह तीनों सहपाठी थे। कॉलेज में सुधाकर सीनियर था और रम्या और वह एक ही क्लास में थी। हाईवे पर चाय की दुकान के पास रोज 9 बजे बस आती थी और तीनों मिलकर जाते और शाम को भी मिलकर ही वापस आते थे। सुधाकर रोज चॉकलेट खरीद कर लाता, रम्या को कैडबरी, उसे संतरे की गोलियां देता जो उसे बेहद अच्छी लगती थी। उसके हाथ से गोलियां झपट कर वह सारी की सारी एक साथ मुंह में डाल लेती और कटर कटर आवाज करती चबाने लगती थी, और दोनों बुरी तरह चिढ़ जाते थे। रम्या सुधाकर को बहुत डांटती थी कि इस मूर्ख को गोली क्यों दी, इसे तो खाना भी नहीं आता। बंदर क्या जाने अदरक की मिठास, तुम दोनों क्या जानो कि इस तरह चबाने में जो मजा है वह चूसने में कहाँ। यह स्वरचित मुहावरा शोभा का तकिया कलाम था, और उसे उसके मुंह से यह सुनकर तीनों ठहाका लगाकर लोटपोट हो जाते थे। सूर्यकांत जी शोभा को अपनी बहू स्वीकारना चाहते थे। सुधाकर को भी शोभा खूब पसंद थी। बाबा और सूर्यकांत जी अच्छे मित्र थे और मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, पर उसकी तरफ से न हाँ थी और न ही ना। लेकिन जब हैदराबाद की बुआ राकेश का रिश्ता लेकर आई तो बाबा के सब समीकरण गड़बड़ा गए। एनआरआई दामाद मित्रता पर भारी पड़ गया, और शोभा वह तो बस राकेश को देखते ही फिदा हो गई थी। 6 फुट लंबा, टॉल एंड हैंडसम, गोरा चिट्टा मुंडा, जिसने उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी। शोभा के दिमाग पर उसके रंग रूप की
ऐसी माया आवृत हुई थी कि उसे न कुछ सुनाई देता था न कुछ दिखाई देता था। वो तो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। धरती से नाता टूट चुका था। अमेरिका से कम कुछ सूझता ही नहीं था। अब तो सपने भी ईस्टमैन कलर स्कोप के आने लगे थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पिक्चरों में जो कुछ देखा था, सपनों में सब साकार हो जाता और वह उन रंगीन गलियों में राकेश की बाहों में बाहें डाले घूमने लगती थी। उन्होंने 1 महीने के अंदर विवाह की शर्त रखी तो बाबा ने विरोध किया था कि बच्ची की डिग्री हो जाए तो विवाह करे, पर वह तो झटपट राजी भी हो गई थी और बाबा को भी ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर कभी ऐसा मौका न आएगा। बाबा को ज्ञान दिया गया कि डिग्री क्या है, महज कागज का टुकड़ा, और जब पति डॉलर में कमाई कर रहा है तो पत्नी को कमाने की क्या जरूरत। राकेश गांव का पहला NRI दामाद था। पूरे गांव के सामने बाबा का सीना तन गया था। घर घर जाकर कार्ड बांटे थे शादी के। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ था। दिल खोलकर खर्च किया था उन्होंने। सूर्यकांत जी के परिवार से केवल वे आए थे, चांदी की थाली उपहार में लेकर। अचानक झटका लगा और उसकी आंख खुली। हल्का टर्बुलेंस था। समय देखा 4-6 बज रहे थे। खाना खाने के बाद पता ही न चला कब उसकी आंख लग गई थी। उसने टीवी खोला और उड़ान की गतिविधि देखने लगी। गम्य स्थान पहुंचने के लिए अभी समय था। शाम का जलपान शुरू हो गया था। मैडम, आपके लिए चाय या जिन विद लाइम? उसकी ट्रे में दोनों थे। प्लेन सोडा विद स्वीट लाइम मिल सकता है? मल्लिका जी ने एयर होस्टेस से पूछा। बैठे बैठे इतना खाने से एसिडिटी हो जाती है। अब घर जाकर पेन लेनी होगी, है ना? वे शोभा की ओर मुखातिब हुई। हाँ, मेरे लिए भी प्लीज नींबू पानी। एयर होस्टेस ने दोनों को गिलास पकड़ाए और चली गई। अरे यार, तुम भी ना, टू मच। जिन तो पी सकती हो ना यार। जिन वाइन शराब नहीं है, समझो डार्लिंग। अंगूर का रस समझ गटक जाओ। कब तक नींबू पानी पीती रहोगी? कम ऑन यार। निशा हमेशा उससे यही जिद करती, पर वह थी कि टस से मस न होती। निशा शर्मा, राकेश की अंतरंग सखी, गोरी चिट्टी, हाई पैकेज पर कार्यरत ग्रीन कार्ड होल्डर, वही के रंग में रंगी। राकेश की सीढ़ी उसे अमेरिका पहुंचाने की। विवाह से पहले और विवाह के बाद में भी उसकी हम बिस्तर, जिसके सौजन्य से ही यह रहस्य खुला था कि राकेश का उससे विवाह करने का एकमात्र कारण था बाबा की दी हुई 5 करोड़ की जमीन। हाँ, 5 करोड़, वरना उसका और राकेश का क्या मेल। वह कहाँ आसमान का चांद और वो गांव की गंवार, कम पढ़ी लिखी काली कलूटी। वह उस पर क्यों कर एहसान करता। तभी हुई घोषणा से उसकी तंद्रा टूटी। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सीट की पेटी बांध लें। कुछ ही समय में विमान सैन फ्रांसिस्को की धरती पर। उसने खिड़की से बाहर देखा। विमान को क्लियरेंस न मिल रही थी। अनावश्यक चक्कर लगा रहा था। आपने अपने बारे में कुछ न बताया। क्या मैं पूछ सकती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो? आप यहाँ काम करती हैं? मल्लिका जी ने उसके बारे में जानने की उत्सुकता दिखलाई। न्यूनतम औपचारिकता थी और शोभा अब चुप न रह सकी। विमान की बत्तियां बुझा दी गई थी। हल्का अंधेरा था। शायद रोशनी में वो बोल न पाती, पर अब अंधेरे का फायदा उठाकर वह बोलने लगी। ओह हाँ, मैं शोभा चौधरी। मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा। यहीं पर हैं अमेरिका में। हम सब परिवार भारत आए थे, लेकिन मुझे मायके में छोड़ मेरा पति मेरे बच्चों को और मेरा पासपोर्ट लेकर अमेरिका भाग आया। वह मुझसे मुक्ति चाहता था और आज बड़ी मुश्किल से मैंने भी निकाल फेंका उस फांस को अपनी जिंदगी से, जो बहुत दुख दे रही थी। देश कोई भी क्यों ना हो, माँ को बच्चों से अलग नहीं रख सकता ना। इसीलिए मुझे इस देश में रहने की कानूनन अनुमति मिल गई है, बच्चों की वैध कस्टडी के साथ। पर मैं यहाँ रहने के लिए नहीं, अपने बच्चों को वापस भारत ले जाने के लिए आ रही हूँ। एक ही सांस में बोलकर वह चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप। लेकिन मल्लिका जी तो हिल ही गई थी, जैसे थी मुंह खुला रह गया था। पलक झपके बिना देखती रही बस। प्रत्युत्तर में कुछ कह भी न पाई। अचानक विमान के पहियों ने सैन फ्रांसिस्को की धरती छुई। विमान की बत्तियां जल उठी और वह रोशनी से जगमगाने लगा।
उसने तो काफी सहजता के साथ सब कुछ कह दिया था और वे उसकी कहानी पर नहीं, उसके संयम पर आश्चर्यचकित हो गई थी। वह उठी और अपना बैग हाथ में लिया और बोली, इसमें मेरा 10 महीनों का संघर्ष बंद है, मेरी 10 महीनों की तपस्या, विडंबना है, अपने ही बच्चों को अपना बनाने का कानूनी हथियार। उसने बैग सीने से भींच लिया। सॉरी, आप मेरी कहानी सुनकर बोर हो गई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हैरान अवश्य। मल्लिका जी ने ठंडी सांस ली, अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर उसे दे दिया और उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, जीवन में कितनी बार विमान में बैठी होंगी याद नहीं, कितने सफर किए होंगे पता नहीं, पर यह सफर यादगार रहेगा। मैं और तो कुछ नहीं, बस आपको और आपके बच्चों को शुभकामनाएं दे सकती हूँ। कभी भी कोई परेशानी हो तो संपर्क कीजिएगा। मेरे दामाद लीगल फील्ड में हैं यहाँ पर। उस कार्ड में उनका पर्सनल नंबर है। उसने हल्के से सिर हिलाया और अपना बैग संभाले सधे कदमों से एग्जिट मार्ग की ओर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।